तो कल लास्ट चीज हम लोगों ने कल क्या पढ़ी थी, फील्ड लाइन पैटर्न्स पढ़ी थी हमने कुछ तरह की ज्योमेट्रीज के लिए। किस किस के लिए पढ़ी थी? जैसे जस्ट फॉर रिकैप, हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था, क्या रेडियली आउटवर्ड जा रही है फील्ड लाइन। नेगेटिव चार्ज के लिए देखा था रेडियली इनवर्ड जा रही है। फिर मैंने कंपेयर कराया था दो शीट्स में किसके ऊपर ज़्यादा फील्ड होगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। उसके अलावा डाइपोल की फील्ड लाइंस देखी थी, और हमने क्या देखा था वहां पे ऑब्जर्व किया था कि किसी भी चार्ज में जितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं या आ रही हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और क्या देखा था हम लोगों ने? फिर लाइक चार्जेस के लिए देखा था हमने किस तरह से फील्ड लाइंस होती है। और फिर अनलाइक अनइक्वल चार्जेस के लिए हम लोगों ने देखा था कि फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, सोचो। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज के बहुत पास में हो तुम लोग, यू आर वेरी नियर टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड क्या होगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इज इट नॉट? राइट की तरफ होगा और इन्फिनिटी को टेंड करेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है ये ग्राफ कैसा है, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा हमारा फील्ड जो 1/x² से डिक्लाइन करते जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो दिख रहा है ये 1/x² टाइप का ग्राफ है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि फील्ड मेरा नेगेटिव एक्स की तरफ होगा इसलिए माइनस इन्फिनिटी दिखा रखा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी यानी ये किस तरह का ग्राफ है? -1/x² टाइप का ग्राफ है, ठीक है। और इन्फिनिटी को जाएंगे तो इन्फिनिटी को जाके फिर से मेरा 1/r² मेरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा फील्ड है। आई होप पॉजिटिव चार्ज के लिए ई वर्सेस एक्स का ग्राफ क्लियर है सभी को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लो मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस है, और तुम किसी चार्ज के बहुत पास में देख रहे हो कि ग्राफ का क्या नेचर है, तो बहुत पास में जाते हो ना तो दूर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाता है इन कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास मैं 1 मिलीमीटर के आसपास हूँ, 1 कूलम के चार्ज के आसपास 1 मिलीमीटर के दूरी के अंदर अंदर हूँ, और दूसरा चार्ज जो है 1 मीटर दूर रखा है, तो 1 मीटर दूर वाला चार्ज का यहाँ पे फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इन कंपैरिजन नेग्लिजिबल होगा, इज इट नॉट? जो तो फिर बहुत पास में अगर तुम फील्ड पैटर्न देख रहे हो किसी चार्ज के, तो वैसे ही होगा जैसे कि दैट इज द ओनली चार्ज इन द यूनिवर्स। इट वुड लुक अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट, एज इफ देयर इज नथिंग एल्स। समझ में आई बात की नहीं? दूर में जाओगे तो दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन एक चार्ज के अगर तुम बहुत पास में आ गए तो फिर इन कंपैरिजन दूर वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो इसके नजदीक में अगर देखना तुम्हें और कोई दूसरे चार्ज रखें यूनिवर्स में, तो भी इसके आसपास में प्रैक्टिकली इसी तरह का कुछ कुछ हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। समझ में आई बात की नहीं? अब इसी तरह से मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एक्स में इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव साइड से ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव फील्ड होगा और पॉजिटिव एक्स में नेगेटिव फील्ड होगा, और बहुत चार्ज के बहुत पास में हो गए तो इन्फिनिटी को जा रहा होगा फील्ड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है नेगेटिव चार्ज का भी जो ग्राफ बना रखा है हम लोगों ने, प्लॉट समझ में आ रहा है? क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं, एक Q1 चार्ज दे रखा है और एक Q2 चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? Q1 और Q2 के बीच में क्या एक इंपॉर्टेंट फीचर है, हमें पता है Q1 और Q2 में कहीं पे जीरो फील्ड का पॉइंट आएगा। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं Q1 की वजह से रिपल्शन और Q2 की वजह से रिपल्शन मिलके कैंसिल होंगे, इज इट नॉट? तो कहीं ना कहीं जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि Q1 के बहुत पास में हो तो Q2 का इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे एक सिंगल पॉइंट चार्ज का ग्राफ होता है, राइट। Q1 के बहुत पास में ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही Q2 के बहुत पास में जा रहे हो तो ये एज इफ इट इज द ओनली चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है, इज इट नॉट? तो इसका यूज करके तुम लोग क्वालिटेटिवली प्लॉट कर सकते हो कि किस तरह का फील्ड वर्सेस एक्स का वेरिएशन आएगा। बीच में एक 0.0 चार्ज का फीचर आएगा, बहुत पास में बिल्कुल वैसे ही वैसे वो अकेला चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया ये ग्राफ, लाइक पॉजिटिव चार्जेस का ग्राफ जो बना रखा है ई वर्सेस एक्स। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो लाइक नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होगा, तो बहुत पास में ये नेगेटिव चार्ज के पास में वैसे ही जैसे जैसे एज इफ इट इज द ओनली वन, इसी तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज का ग्राफ कैसा है? एज इफ दिस इज द ओनली वन। समझ में आ रही बात की नहीं? नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे ऐसे ग्राफ थे ना हमारे 1/r² और -1/r² टाइप के, ठीक है, समझ में आया? और बीच में वापस क्या है? बीच में इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नेट फील्ड जीरो हो रहा होता है, समझ गए? तो नल पॉइंट की सिग्निफिकेंस कई जगह पे आएगी। जैसे मान लो हमको एक चार्ज के पास से दूसरे चार्ज तक कोई चीज हमें भेजनी है, तो बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पॉइंट आएगा, तो वो नल पॉइंट होता है। जब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे फोर्स जीरो होगा, इज इट नॉट? तो अक्सर नल पॉइंट का सिग्निफिकेंस ग्रेविटेशन में भी आता है कि जहाँ पे एक प्लैनेट से फेंकना है कोई पत्थर दूसरे प्लैनेट पे गिराना, तो बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है, इज इट नॉट? जैसे जैसे जा रहे हो इस प्लैनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, उस प्लैनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, तो फिर बीच में कोई पॉइंट होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक चार्ज फिक्स है
दूसरा चार्ज फिक्स है, इधर से उधर मुझे फेंकना है कोई पार्टिकल, तो बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम इसका मतलब वहाँ पे फोर्स जीरो यानी कि नल पॉइंट है वो, समझ गए कि नहीं? नल पॉइंट, जीरो को नल बोलते हैं, ठीक है, जस्ट फैंसी नेम फॉर जीरो। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को सब लोग पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ टू लाइक चार्जेस। तो ये मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों में सेपरेशन कितना दे रखा है? 2l सेपरेशन दे रखा है, ठीक है, कितना सेपरेशन? 2l। ओके, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। अगर हमने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया एज शोन इन द फिगर, ठीक है, इस तरह से डिस्प्लेस किया, कैसे शिफ्ट किया? लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया। ऑफ कोर्स ऊपर या नीचे शिफ्ट करोगे तो इन्फिनिटी को भाग जाएगा, समझ में आ रहा होगा फोर्स पैटर्न से, इज इट नॉट? इसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट करोगे तो ये ऑसिलेट करेगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट वाले चार्ज का फील्ड ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और राइट की तरफ जाएगा तो राइट वाले का फोर्स ज्यादा होगा, जैसे कि ग्राफ से भी तुम लोग देख सकते हो, है ना, इनके बीच में समझ में आ रहा है ना कैसा बनेगा फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो इसलिए ये ऑसिलेट तो करेगा, इतना समझ में आ रहा है ना? न्यूट्रल पोजीशन के अबाउट लेफ्ट या राइट शिफ्ट करोगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो मुझको क्या करना है? स्मॉल ऑसिलेशंस अज्यूम करते हुए, अज्यूमिंग दैट एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट, मुझे इसका टाइम पीरियड फिगर आउट करना है, ठीक है। तो खुद से ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करो, देखो। हाँ, सिंपल ही है, यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशंस बोला है यानी कि बहुत एक्स इज मच मच लेस देन एल, तो यहाँ पे मिड पॉइंट से सोचो एक्स डिस्टेंस पे इसको शिफ्ट कर दिया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? देखो फोर्स जो लगेगा इससे जो है पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? के क्यू क्यू बाय एल माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, तो वो के क्यू क्यू कॉमन ही ले लिया क्योंकि दोनों में आने वाला था, तो 1/l माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/l प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, राइट, अगेंस्ट एक्स जो लग रहा है। तो इसको एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा नीचे एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर तुम्हारे 4lx आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 2lx एंड 2lx तो दो बार आएगा, 2lx एंड माइनस माइनस 2lx, तो 4lx आ जाएगा। अब क्योंकि x मेरा l के मुकाबले बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने x को इग्नोर ही कर दिया l के मुकाबले, तो क्या हो गया ये के क्यू क्यू और 4lx, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? l टू द पावर 4 आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, एल टू द पावर 4 नहीं, एल क्यू भी आएगा क्योंकि ऊपर भी एक एल है, ठीक है। तो ये मेरे पास फोर्स का फंक्शन आ गया, फोर्स मेरे को दिख रहा है एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम ही होगा, इज इट नॉट? रिस्टोरिंग है और एक्स के प्रोपोर्शनल है तो पक्का एसएचएम है। तो यहाँ पे इनफैक्ट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की भी बात कर सकते हो, एक्स को हटा के बाकी जो कुछ भी है वो सब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√m/k होता है, तो बस लगा दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया, 2π√m/, बाकी ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये सब बाकी चीज स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या किया हमने, यहाँ पे मेरे पास अभी पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस के मिड पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखा है, और उसको डिस्प्लेस किस तरफ किया? उसको मिड, इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया हमने, ठीक है। क्या लिखा है? रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम, द चार्ज वर इंस्टेड माइनस क्यू एंड द डिस्प्लेसमेंट वर गिवन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ऑफ वैल्यू क्यू। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके मिड पॉइंट पे माइनस क्यू है, और जिसको मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है। तो अभी यहाँ पे भी दिख रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये क्यू ऐसे और ऐसे खींचेगा जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो मेरा नीचे की तरफ आएगा। ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो नीचे आएगा, नीचे डिस्प्लेस करोगे तो ऊपर आएगा, ठीक है। वापस x मेरा बहुत स्मॉल है, तो अब मेरे को वापस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, तो बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये l है और ये, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? √(l² + x² हो जाएगी, ये जो लेंथ है, इज इट नॉट? ये √(l² + x² हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? इसकी वजह से के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय l² + x², और उसका वर्टिकल कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो सिमेट्री से कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इनटू cos थीटा, तो के क्यू क्यू अपॉन l² + x² इनटू cos थीटा, और इनटू 2 क्यों? क्योंकि इतना ही फोर्स उधर से भी लगने वाला वर्टिकल, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा फोर्स हो गया, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब cos थीटा को क्या लिख सकते हो? तो cos थीटा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो दिस इज x अपॉन √(l² + x², cos थीटा ही हो जाएगा, राइट। तो cos थीटा को पुट कर दिया, x अपॉन √(l² + x²। अब वापस देखो, x मेरा मच मच लेस देन l है, तो x को l के कंपैरिजन में हम इग्नोर कर दे रहे हैं, जहां पे भी x² l² में ऐड हो रहा है उसको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। एडिशन में इग्नोर कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं इग्नोर कर सकते, समझ में आई बात की नहीं? तो ऊपर तो x एज इट इज रहेगा और नीचे हमारा l³ बन जाएगा, तो 2q(x/l³), ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, और इसको वापस -md²x/dt² की तरह देख सकते हैं। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इस m को इधर ले और x का जो भी कोएफिशिएंट है वो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो वापस फिर टाइम पीरियड क्या है? 2π√m/ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ गए कि नहीं? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई डिस्कशन तो नहीं है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
अभी अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये सिमिट्री के ऊपर बेस्ड है, सिमिट्री के ऊपर बेस्ड या डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड पाथफाइंडर में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, एक एमसीक्यू में भी है। तो वो भी आइडिया समझ लो, इसी तरह के आइडिया से हम लोग काम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़ते हैं। ये पाथफाइंडर का बिल्ड का 25th क्वेश्चन है, क्या है? A right pyramid of square base and height h has a uniform charge distributed everywhere। तो ये मेरे पास राइट पिरामिड है, इसमें पूरे में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एट एपेक्स इज ई नॉट। यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट दे रखा है मेरे को, फील्ड ई नॉट, ठीक है। वो कहाँ से आया उसकी चिंता ही नहीं करनी, एपेक्स पे फील्ड कितना दे रखा है, ई नॉट। नाउ अ सिमेट्रिकल पोर्शन ऑफ हाइट h इज रिमूव्ड। अब क्या किया हमने, स्मॉल h हाइट का ये ऊपर से उड़ा दिया, इसका मुंडी उड़ा दिया स्मॉल h हाइट का, और रिमेनिंग पोर्शन हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड पूछा है, ठीक है, ओके। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग ट्रंकेटेड पिरामिड। तो ये ट्रंकेटेड पिरामिड जो बचा है इसकी वजह से उसी पॉइंट पे फील्ड पूछा है। तो यहाँ पे जो मेन आइडिया होता है ये होता है कि जो रिमूव ज्योमेट्री है वो सिमिलर टू द ओरिजिनल ज्योमेट्री है, समझ गया कि नहीं? रिमूव जो ज्योमेट्री है वो ओरिजिनल ज्योमेट्री से सिमिलर है, तो इसलिए जो ओरिजिनल ज्योमेट्री का जो फील्ड रहा होगा उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिमूव ज्योमेट्री का फील्ड आएगा, और ओरिजिनल फील्ड में से जो रिमूव ज्योमेट्री का फील्ड माइनस कर दोगे तो फिर बचे हुई ज्योमेट्री का फील्ड आएगा। ये की आइडिया होता है इसमें। तो अब बस ये है सवाल कि वो जो रिमूव ज्योमेट्री है उसका फील्ड का किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें डायमेंशन से थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, सब लोग इमेजिन करो। तो ये मेरा कंप्लीट पिरामिड है और ये ट्रंक जिस पार्ट को उड़ाया वो पार्ट है। अब इसमें मान लो कि ओरिजिनल पिरामिड में मेरे पास कोई छोटा सा स्फेयर इमेजिन करो, मतलब खूब सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो छोटा सा नीचे पार्टिकल इमेजिन किया और सिंप्लिसिटी के लिए उस पार्टिकल को मैंने स्फेयर की तरह इमेजिन किया। तो उस पार्टिकल की वजह से यहाँ पे पॉइंट पी पे कुछ फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इज इट नॉट? और यहाँ पे जो पार्ट मैंने उड़ाया उसके अंदर भी सिमिलर स्फेयर इमेजिन किया है मैंने, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर स्फेयर इमेजिन किया, सेम जगह पे सेम शेप का मैंने इमेजिन किया, बट ऑब्वियसली उसकी लीनियर डायमेंशन जो होगी वो किस फैक्टर से स्केल डाउन होगी, स्मॉल h बाई कैपिटल H के फैक्टर से स्केल डाउन होगी, इज इट नॉट? लीनियर डायमेंशन, क्योंकि पिरामिड्स की सिमिलैरिटी में क्या फैक्टर आ रहा है, लीनियर डायमेंशन स्मॉल h बाई कैपिटल H के फैक्टर से स्केल हो रही है, राइट? तो इसका मतलब क्या, उसकी भी जो मैंने छोटा सा सिमिलर जो बराबर सुंदर एलिमेंट्स लिए हैं उनकी जो डायमेंशन है लीनियर डायमेंशन स्मॉल h बाई कैपिटल H के फैक्टर से स्केल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम उसकी किस फैक्टर से स्केल होगी, स्मॉल h बाई कैपिटल H क्यूब के फैक्टर से स्केल होगी, राइट? समझ में आ रही बात की नहीं? वॉल्यूम इस और जो वॉल्यूम जिस जो रेशियो में होगी उसी रेशियो में चार्जेस होंगे। तो अगर इसका चार्ज क्यू है तो इसका चार्ज कितना होगा, यहाँ पे क्यू इंटू स्मॉल h बाई कैपिटल H होल क्यूब, इतना होगा, इज इट नॉट? समझ में आ रही है बात? अगर बड़े वाले पिरामिड में चार्ज क्यू होता तो करस्पॉन्डिंग जो सिमिलर एलिमेंट मैंने छोटे पिरामिड में लिया उसका जो चार्ज होगा वो स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल h बाई कैपिटल H होल क्यूब होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं सभी को? क्योंकि वॉल्यूम लीनियर डायमेंशन के क्यूब के रेशियो में होगी, राइट? आई होप दिस इज सेटल्ड फॉर एवरीबॉडी। ये समझ में आया तो फिर आगे बात करते हैं। इतना समझ में आया कि वॉल्यूम जो होगा सिमिलर एलिमेंट्स का वो h बाई h क्यूब के रेशियो में क्यों होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एपेक्स में वो 1 बाई h स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना? और यहाँ पे जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी पे वो 1 बाई स्मॉल h स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, इज इट नॉट? समझ में आई बात की नहीं? तो मुझे चार्ज किस फैक्टर से स्केल हुए वो देख लिया और डिस्टेंस किस फैक्टर से स्केल हुए वो देख लिया, इज इट नॉट? और चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो फील्ड की स्केलिंग फैक्टर आ जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? रिपीट कर रहा हूं एक बार, चार्जेस किस फैक्टर से स्केल हुए, चार्ज फॉर चार्ज, यहाँ पे जरूरी नहीं कि बॉटम पे रखो, कहीं और भी ले लो, कोई रैंडम पॉइंट पे कोई सिमिलर एलिमेंट्स ले सकते हो। तो हर एलिमेंट फॉर एलिमेंट चार्ज जो फैक्टर हो रहा है, चार्ज किस स्केल से किस फैक्टर से स्केल हो रहा है, स्मॉल h बाई कैपिटल H होल क्यूब के फैक्टर से स्केल हो रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स किस फैक्टर से स्केल हो रहा है, स्मॉल h बाई कैपिटल H के फैक्टर से स्केल हो रहा है। तो मुझे किस पे कमेंट करना है कि चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर किस फैक्टर से स्केल होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या लिखा, इसी को कैसे लिखा, कंसीडर सिमिलर वॉल्यूम एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल पिरामिड एंड द रिमूव्ड पिरामिड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द लीनियर डायमेंशन। तो क्यू ड्यू टू स्मॉल h एंड क्यू ड्यू टू कैपिटल H विल बी स्मॉल h क्यूब अपॉन कैपिटल H क्यूब, ठीक है। ऑल्सो द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द एपेक्स मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन। तो कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल H बाई स्मॉल h। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, E ड्यू टू स्मॉल h एंड E ड्यू टू कैपिटल H। बेसिकली पिरामिड्स का देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो क्या होगा के क्यू स्मॉल h बाई आर स्क्वायर अपॉन के क्यू कैपिटल H बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, स्मॉल h क्यूब बाई कैपिटल H क्यूब इंटू कैपिटल H स्क्वायर बाई स्मॉल h स्क्वायर, यानी स्मॉल h बाई कैपिटल H आ गया। आई होप दिस इज सेटल्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फैक्टर से स्केल हुआ, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच के फैक्टर से स्केल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ओरिजिनल पिरामिड का फील्ड अगर ई नॉट था मेरा, तो रिमूव पिरामिड पिरामिड का क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच हो जाएगा। आया समझ में। तो अब रिमेनिंग ज्योमेट्री का कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ई नॉट माइनस, है ना, ठीक है। तो रिमेनिंग पिरामिड का अपॉन ओरिजिनल पिरामिड का स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, तो रिमेनिंग पिरामिड का क्या हो जाएगा, वो इसको ई नॉट से इधर ले गए, और अब ट्रंकेटेड पिरामिड, टीपी मतलब ट्रंकेटेड पिरामिड है, तो ट्रंकेटेड पिरामिड का क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई ड्यू टू रिमूव पिरामिड, तो क्या आ गया, ई नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, ठीक है। तो इसी तरह के पाथफाइंडर में और भी क्वेश्चन है, वहां पे क्या है, क्यूब में से क्यूब उड़ा दिया, ठीक है, या हेमिस ये क्यूब पाथफाइंडर का तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन देखा जहां पे हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर में से एक और सॉलिड हेमिस्फीयर उड़ा दिया, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील्ड पूछा, तो सब बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, समझ गए। या फिर एक और क्रिएटिव क्वेश्चन है, वो पोटेंशियल के ऊपर है, लेकिन एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल की वजह से कुछ शायद पोटेंशियल किसी एपेक्स पे दिया है, तो इस राइट ट्राइंगल के ऊपर अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो दो सिमिलर राइट ट्राइंगल्स और बनते हैं, तो उस आइडिया के ऊपर कुछ कुछ तो क्वेश्चन है अच्छा सा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कुछ यूज करके कुछ तो काम बनता है वहां पे, ठीक है। बट समझ में आया ना, डायमेंशनली कितने फैक्टर से चीजें स्केल हो रही हैं उसके ऊपर हम लोग कॉमेंट कर सकते हैं। अभी तो खैर फील्ड पढ़ रहे हैं, बाद में हम देखेंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्यू बाय आर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां पर भी देख सकते हैं, पोटेंशियल के ऊपर एक क्वेश्चन था, मैंने जान के एग्जांपल उठाया नहीं, कि पोटेंशियल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट हम देख सकते हैं स्केलिंग किस फैक्टर से होती है। यही काम ग्रेविटेशनल फील्ड्स के लिए भी हम देखेंगे, इसी तरह से होगी, वहां पे मास बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो क्या है, इधर हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, रिंग है, और रिंग के ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ है, मान लो इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, और मुझे इसके एक्सिस पे फील्ड निकालना है, समझ में आ रहा है ज्योमेट्री किस तरह की है। ऐसे समझो कि थाली की जैसे पेरीफेरी होती है ना, थाली की पेरीफेरी है, उसके ऊपर चार्ज लगाया हुआ हमने पूरे, थाली की पेरीफेरी पे चार्ज दिया हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली रिंग ही है मेरे पास, रिंग ऑफ चार्ज है, उसका एक्सिस आगे जा रहा है, और एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस रिंग ऑफ चार्ज। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, तो सब लोग ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग, सब लोग ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट है DQ, जिसको हल्का सा ग्रीनिश सा हाईलाइट किया हुआ है मैंने। तो ये जो हल्का सा ये जो ग्रीनिश हाईलाइट किया हुआ है ये एलिमेंट है, और यहाँ पे ये एक्सिस है, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है तुमको, इस एलिमेंट का खुद का फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सोच के देखो, इसकी वजह से पॉइंट P से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रिंग का रेडियस a है और ये डिस्टेंस x है, तो यानी स्लांट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, स्लांट डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसकी वजह से फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, देखो, तो DE जो आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, K DQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा ना, K इंटू DQ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इस तरह फील्ड होगा, DE इसको मैंने बोल रखा, ठीक है। अब ये जो DE है, इस D का एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी एक्सियल कंपोनेंट बोले, एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट होगा मेरा रेडियल कंपोनेंट, समझ गए, यानी इसके प्लेन के पैरेलल। तो बाई सिमेट्री ये देख पा रहे हो कि रेडियल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है, इतना ही सुंदर नीचे भी एलिमेंट होगा, इतना ही सुंदर नीचे एलिमेंट लोगे तो उसकी वजह से फील्ड ऐसे आएगा, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस वाले के वर्टिकल कंपोनेंट को खा जाएगा, समझ में आ रही बात की नहीं। तो टॉप वाले का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे वाले के वर्टिकल कंपोनेंट को खा जाएगा, लेफ्ट वाले का राइट वाले को खा जाएगा, समझ में आई बात की नहीं। तो ऐसे पेयर वाइज जो है, अगर तुम रिंग एज अ होल में देखोगे तो जो फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग है वो जीरो हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर मेरा रिंग है तो, समझ में आ रही है बात की नहीं। तो हमें सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट भी यहाँ पे सिंपल ही है, समेशन ही है यहाँ पे। अच्छा, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा टोटल DE है, तो DE(x) क्या हो जाएगा, DE कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा मेरा क्या है, देखो कॉस अल्फा मेरा हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना ये क्या किया हमने, ठीक है। तो अब बस, अब तो सिंपल ही है, अब तो बस ऐड करना है हमको अलोंग द एक्सिस सारे फील्ड्स। तो क्या लिखा हमने, कंसिडर एन एलिमेंट हैविंग अ चार्ज DQ एज शोन इन द फिगर, एक्सियल फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट इज DEx इज K DQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, ये मेरा एक्सियल फील्ड है। तो बस इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, जस्ट बिकॉज समथिंग इज x डजंट मीन इट्स अ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, जो एलिमेंट्स के साथ चेंज हो रहा होता है वो वेरिएबल होता है। तो हर एक एलिमेंट के लिए x तो वही है ना उस पॉइंट P पे, तो x मेरा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रहने वाला, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहने वाला, सिर्फ DQ रहने वाला, इज इट नॉट, x a k सब चीजें इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगी। और इंटीग्रेशन ऑफ DQ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DQ, छोटे छोटे DQ को ऐड करोगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग आ जाएगा, समझ में आई बात की नहीं।
तो इसलिए एक्सियल फील्ड फिर क्या बन गया मेरा, सिंपली यहाँ पे डी क्यू को मैंने क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो एक्सियल फील्ड कितना आ गया, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ए रखना है तो ए रखो, नहीं तो आर से रिप्रेजेंट करना है रेडियस को, तो कई किताबें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 भी बोलती हैं। ठीक है, तो जैसे कंफर्ट हो तुम्हारा। तो समझ में आ गया ये एक्सियल फील्ड ड्यू टू द रिंग। ठीक है, दिस इज द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड ड्यू टू द रिंग। दिस इज ऑल्सो द नेट फील्ड सिंस द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द नेट फील्ड, जस्ट सेक, यहाँ पे नेट फील्ड होना चाहिए, ये नेट फील्ड, दिस इज ऑल्सो द नेट फील्ड बिकॉज रेडियल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पे अटेंशन। तो मान लो मेरा ये चार्ज जो होता नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, यूनिफॉर्मली की जगह नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो क्या जरूरी है कि रेडियल कंपोनेंट्स कैंसिल होते? तब कोई जरूरी नहीं है रेडियल कंपोनेंट्स कैंसिल होते, तब उस केस में एक रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड भी आ जाता। लेकिन एक्सियल फील्ड तब भी इतना ही रहता है, इज इट नॉट? क्योंकि कोई भी चार्ज कहीं पे भी लोकेटेड है रिंग पे, उसकी वजह से जो एक्सियल कंपोनेंट जनरेट हो रहा है वो वही का वही होगा, इज इट नॉट? वो पॉइंट चार्ज इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से मान लो क्वेश्चन है कि तुम्हारा घड़ी है, कोई क्लॉक का फेस है, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा, क्लॉक का फेस है, वहां पे 12 बजे की पोजीशन पे 12 क्यू रखा है, 1 o'clock पे 1 क्यू रखा है, 2 क्यू 3 क्यू एटसेट्रा। तो इसकी वजह से पूछ लिया कि एक्सिस पे कितना फील्ड होगा, तो निकाल सकते हो ना, सारे चार्जेस को ऐड करो, सेम एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला वैलिड रहेगा, इज इट नॉट? इट डजंट मैटर वेदर द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ आई कि नहीं? या फिर मान लो 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं मेरे को, एक पॉइंट चार्ज क्यू इधर दिया है, एक पॉइंट चार्ज इधर क्यू दिया है, और इसकी वजह से इनके बाइसेक्टर पे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड पूछा है। तो यू कैन ऑलवेज इमेजिन अ रिंग लाइक दिस, इज इट नॉट? ऐसा सोच सकते हो कि इन दोनों चार्जेस से पासिंग एक रिंग है और उस रिंग के एक्सिस पे मुझे फील्ड निकालना, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो यू डोंट नीड टू वर्क आउट द ज्योमेट्री अगेन वंस। समझ में आई बात की नहीं? या 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, उनके सरकम सर्कल के एक्सिस पे फील्ड पूछा हुआ, तो फर्क नहीं पड़ता, तो सोचो कि वो रिंग की वजह से जो फील्ड होगा वही होगा एक्सियल फील्ड, तो इज इट नॉट? बस ये है कि अगर सिमेट्रिकली नहीं लोकेटेड है, रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो साथ में एक कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग और आ जाएगा, बट एक्सियल फील्ड वही का वही रहेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? या 4 पॉइंट्स रख दिए, मान लो हमारे पास पिरामिड है, पिरामिड के बेस पे 4 पॉइंट चार्जेस रख दिए और एपेक्स पे फील्ड पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम है, समझ गए कि नहीं? उन चारों पॉइंट्स के थ्रू एक सरकम सर्कल ड्रॉ कर दो और सरकम सर्कल की वजह से फील्ड देख लो। समझ में आई बात की नहीं? उसका टोटल चार्ज 4 की हो जाएगा और इसी में फॉर्मूले में डाल के सीधे सीधे फील्ड हम वर्कआउट कर सकते हैं, नो नीड टू डू द वर्कआउट द एंटायर ज्योमेट्री वंस अगेन। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर इज दिस फील्ड मैक्सिमम। तो प्लॉट करना तो तुम लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा कैसे हम फंक्शंस को प्लॉट करते हैं, लेकिन अभी फंक्शन के फॉर्म से ही हम कुछ चीज देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे ये फील्ड 0 होगा, दिख रहा है ना? इनफैक्ट x इक्वल टू 0 पे अगर इस फंक्शन को बहुत ध्यान से देखो तो x जब बहुत स्मॉल है तो ये नीचे वाला x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, इज इट नॉट? समझ में आ रही बात की नहीं? व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल देन यू कैन नेग्लेक्ट द डिनोमिनेटर वाला x इन कंपैरिजन टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसको मैं इग्नोर कर देता हूं तो ये जो फंक्शन आ जाता है इनफैक्ट लीनियर फंक्शन ही आ जाता है x का, इज इट नॉट? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा फंक्शन आ जाता है, इज इट नॉट? यानी रिंग के सेंटर के बहुत पास में अगर तुम देखोगे तो जो फील्ड है ये लीनियरली वेरी कर रहा होगा, इज इट नॉट? समझ में आ रही बात की नहीं? फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ x इट विल बी वेरिंग लीनियरली। इसका ये भी मतलब है कि रिंग के सेंटर के पास से एक नेगेटिव चार्ज पकड़ के खींच के छोड़ दिया तो वो SHM करेगा क्योंकि फंक्शन मेरा लीनियर है, इज इट नॉट? एट वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द रिंग द फंक्शन इज लीनियर। और क्या फीचर देख सकते हो यहाँ पे, इससे एक और फीचर देख सकते हो कि x जब वेरी लार्ज होगा तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर जो है वो डोमिनेट करेगा न्यूमरेटर वाले x को, इज इट नॉट? फॉर वेरी लार्ज x दिस फील्ड शुड गो टू 0। उसके अलावा एक और चीज है जो कैलकुलस से हम देखने वाले कि हम देखेंगे कि इस फील्ड का मैक्सिमा आएगा कहीं पे। इनफैक्ट सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0, तो ऑब्वियसली कहीं पे बीच में पीक तो होनी चाहिए। मल्टीपल पीक्स हैं कि नहीं वो एक बात है, बट एटलीस्ट एक पीक जरूर होनी चाहिए क्योंकि बीच में नॉन जीरो आ रहा है, 0 है बीच में नॉन जीरो और फिर फाइनली 0, तो पक्का कम से कम एक पीक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, इज इट नॉट? तो इट टर्न्स आउट इसके फील्ड में एक ही जगह एक मैक्सिमा आता है राइट साइड पे। अगर हम देखेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम फील्ड निकालने के लिए हम डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, समझ गया कि नहीं? एक्सियल फील्ड का डेरिवेटिव 0 कर दो, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव वही x टू द पावर -1 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव लेना है हमको, है ना? समझ में आई बात की नहीं? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 0 कर दे रहा हो, एक ही बात है।
पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो करो या फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जीरो कर दो, क्योंकि जो ऊपर वाला जो x है उसको नीचे जाके x टू द पावर -1 लिख ही सकता हूँ, इज इट नॉट। तो सिंपल फंक्शन बनाने के लिए मैंने ऐसे किया, x टू द पावर -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 का डेरिवेटिव मुझे जीरो करना है। समझ में आ रहा है ना ये क्यों कर दिया, x टू द पावर -1, वो ऊपर वाले x को नीचे में डिनोमिनेटर में ले जाके x टू द पावर -1 लिख दिया और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव को जीरो कर रहा हूँ, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। तो अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करोगे, कुछ आएगा। अब सिंपल अलजेब्रा ही करनी है, अलजेब्रा करके तुम देखोगे तो फाइनली सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है +-a/√2। तो कहां पे फील्ड मैक्सिमम होता है, a/√2 पे हमारा फील्ड मैक्सिमम होता है, समझ गए। फील्ड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट a/√2, यहाँ पे फील्ड मेरा मैक्सिमम है। तो +a/√2 और -a/√2, जैसा कि तुम लोग ग्राफ देख सकते हो, +-a/√2 पे फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। वो ये मत देखना कि इधर वैल्यू इधर पीक है तो इधर मिनिमम है, मिनिमम मतलब तो वो साइंड वैल्यू की वजह से मिनिमम। मैग्नीट्यूड जो हमारा दोनों तरफ +-a/√2 पे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज मैक्सिमम, वो डायरेक्शन की बात है जो नीचे वैल्यू और पीक दिख रही है, समझ में आई बात की नहीं। और यहाँ पे बीच में दिख रहा है ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएचएम होने वाला है अगर वहां पे एक नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर दोगे पॉजिटिवली चार्ज रिंग के सेंटर के पास में, ठीक है। और बाद में हम लोग एक और भी चीज देखेंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है और सेंटर से इसके प्लेन में डिस्प्लेस करोगे तो वो भी एसएचएम करेगा, हालांकि वो हम लोग गॉस लॉ से देखेंगे जब गॉस लॉ पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा, द प्लॉट इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर फॉर x मच लेस देन a, द ग्राफ इज नियरली अ स्ट्रेट लाइन, ex is simply kqx by a cube. This can be used for working out SHM of charged particles near the center of the charge ring, ठीक है। At x equal to +-infinity field goes to 0. Even if the charge were non-uniformly distributed on the ring, the axial component of field would still look like this only, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मान लो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, कैसा रिंग है अभी, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो कुछ तो रेडियल कंपोनेंट भी फील्ड का होगा, है ना। तो अब उसकी हम लोग बात करते हैं। तो क्या है देखो, कंसिडर अ चार्ज dq एट द पोजीशन वेक्टर r, यहाँ पे वेक्टर्स में वर्क करना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो ये जो मेरा रिंग है, रिंग के सेंटर से एक ऊपर जो चार्ज एलिमेंट लिया dq, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने r वेक्टर बोला, ठीक है। अभी देखेंगे सेंटर ऑफ चार्ज आ जाएगा, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है उस तरह का कुछ आने वाला है, इसीलिए वेक्टर्स में वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, देखो यहाँ पे जो फील्ड होगा k dq अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो मेरा क्या हुआ, ये तो de हुआ, जैसे पहले हमने देखा था de, है ना। अब इस d का जो रेडियल कंपोनेंट होगा उसमें हमको साइन थीटा लेना पड़ेगा, कॉस थीटा की जगह क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा लिया था तो वर्टिकल में मुझे क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा। वर्टिकल ना बोले, रेडियल कंपोनेंट है, इज इट नॉट। तो उसमें साइन थीटा, और साइन थीटा मेरा कितना है, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यही लिख दिया a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसकी, -r कैप। अगर ये चार्ज ऊपर है तो इसका फील्ड नीचे की तरफ होगा, समझ में आ रही बात की नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज -r कैप, क्लियर है। यानी रेडियल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो -r कैप है, जब चार्ज एलिमेंट ऊपर है तो ये फील्ड मेरा नीचे की तरफ है, ओके। ऐसे ही नॉर्थ की तरफ होगा तो ये साउथ की तरफ आएगा, साउथ की तरफ होगा तो नॉर्थ की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन, तो वेक्टर में मैंने ये फील्ड लिख लिया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, यहाँ पे हम वेक्टर साइन लगा सकते हैं सेफली, ओके। तो ये मेरा रेडियल फील्ड हो गया। अब इसको मैंने क्या लिख लिया, अब क्या कर सकते हो, देखो एक चीज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। तो अभी यहां पे देखना एक चीज, a टाइम्स आर कैप क्या है, a तो मेरा रिंग का रेडियस है और आर कैप मेरा जो है ये आर वेक्टर ही बन गया, इज इट नॉट। देखो a इंटू आर कैप क्या है, मेरा आर वेक्टर है, इज इट नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं, आर कैप क्या है, आर कैप तो डायरेक्शन है उसकी और a उसका मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में प्रेजेंट है ना इसमें। तो a इंटू आर कैप को मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर लिख दिया। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फिर ये dq है और ये r, तो r dq बन गया। और r dq देखते ही खुशी होने लगती है, क्यों, क्योंकि लगता है कि सिग्मा आर आई क्यू आई अपॉन सिग्मा क्यू आई करते हैं तो कुछ सेंटर ऑफ चार्ज टाइप का बन सकता है, इज इट नॉट, है ना। तो ये r dq देख के प्रसन्नता हुई हमको। तो क्या किया, टोटल जो हमारा फील्ड हो जाएगा इसी का इंटीग्रल बनेगा। तो क्या लिखा, माइनस के बाकी कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लिए और अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ आर डी क्यू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डी क्यू तो मैनिपुलेट करने का मन हो रहा है बहुत जोर से, है ना। तो क्या करा, क्यू से डिवाइड कर दो इसको और क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आई बात की नहीं। तो ये क्या बन गया, ये वैसे ही जैसे इंटीग्रल आर डी एम अपॉन एम होता है, इज इट नॉट, सेंटर ऑफ मास जैसा होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ चार्ज बन गया, इज इट नॉट। 1 अपॉन क्यू इंटीग्रल आर डी क्यू क्या बन गया, ये सेंटर ऑफ चार्ज हो गया, इज इट नॉट। और सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा, अगर हमारे को उसी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो उसी तरह के सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ चार्ज भी वहीं पे आ जाएगा, इज इट नॉट। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है बिल्कुल उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज आएगा। तो जैसे मान लो सेमी सर्कुलर रिंग दिया मेरे को,
तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? 2r/π पे होता है, राइट? सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/π। तो ऐसे सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे हो जाएगा? इसी लॉजिक से वो भी 2r/π पे होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो बहुत सारे रिजल्ट जो हमने सेंटर ऑफ मास में सीखे हैं वो रिजल्ट अब लगा पाएंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज यूज करके, ठीक है? तो रिंग के लिए खाली ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं जहां मर्जी सेंटर ऑफ चार्ज लगाना शुरू कर दो। ये रिंग के लिए स्पेशल केस है, रिंग के लिए इस तरह से हम काम कर पाएंगे, रिंग के लिए भी रेडियल फील्ड के पर्पज से। समझ में आई बात की नहीं? ऑब्वियसली एक्सियल फील्ड के लिए ये फेल होता हुआ दिख ही रहा है साफ साफ, इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि रिंग के एक्सिस पे फील्ड कितना गंदा सा है, r² + x² पावर 3/2 नीचे आया, इज इट नॉट? जबकि अगर सिंगल चार्ज होते तो 1/x² ही आ जाता है, इज इट नॉट? तो ऐसा नहीं कि किसी भी ज्योमेट्री के लिए हम सेंटर ऑफ चार्ज पे कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज ले लें, वो गलत है। यहाँ पे यूज हो रहा है उस तरह की मैथमेटिक्स बन रही है हमारी कि रेडियल फील्ड के पर्पज से हम सेंटर ऑफ चार्ज के टर्म्स में हम काम कर पा रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है? तब भी ऐसा नहीं कंसंट्रेट करते सेंटर ऑफ चार्ज पे, ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो रहा है हमारा सिर्फ। तो क्या लिखा? KQ/x² + a² पावर 3/2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, ये हमारा फील्ड आ गया। यस, तो ये फॉर्मूले से हमारा काम काफी आसान हो गया, ठीक है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के तो डायरेक्ट रिजल्ट्स पता है तो दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली मान लो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से पूछा है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से रेडियल फील्ड कितना होगा, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर फील्ड कितना होगा, या क्वार्टर सर्कुलर दे दिया या कोई आर्क ऑफ अ चार्ज दे दिया, तो आर्क ऑफ अ चार्ज से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिंग जो एक्सिस है उसके ऊपर हम टोटल फील्ड निकाल पाएंगे। एक्सियल फील्ड तो पहले ही निकाल चुके हैं और पैरेलल कंपोनेंट इस तरह से निकाल पाएंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास देख लेंगे कहाँ पे, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तभी, ठीक है? और नहीं तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो, ठीक है? ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिमिलर टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब सेंटर ऑफ मास विल बी सिमिलर टू सेंटर ऑफ चार्ज। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर नहीं तो ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करेगा, इज इट नॉट? ठीक है, तो क्या लिखा? हाँ, अभी क्या? थिंक व्हाट विल बी द रेडियल फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल Q। तो ये जल्दी से अपने आप दिमाग लगा लो, उसके बाद फिर इसका आंसर बताता हूँ। हमें सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हमको रेडियल फील्ड निकालना है, ठीक है? जल्दी से निकाल दो। हाँ, तो सिंपल ये फॉर्मूला, बस इसी के अंदर सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जैसा ही हो जाएगा, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसका 2r/π या फिर 2a/π, तो बस उसको 2a/π पुट कर दिया सेंटर ऑफ चार्ज के पास, दैट्स इट। ये रेडियल फील्ड आ गया, टोटल फील्ड निकालना है, दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। अभी मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इट टर्न्स आउट मैं दो अप्रोचेस ले सकता हूँ। एक तो ये अप्रोच ले सकता हूँ कि मैं इसके अंदर फाई एंगुलर पोजीशन पे फाई एंगुलर पोजीशन पे d5 एंगुलर थिकनेस का एलिमेंट लूँ, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालूं। फिर मुझे पता है सिमेट्री से बाइसेक्टर के अलॉन्ग नेट फील्ड होने वाला है, तो ये जो एलिमेंट है इसके फील्ड का कॉम्पोनेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग लूँ और उसको इंटीग्रेट करूँ, फाई वेरिंग फ्रॉम -θ/2 +θ/2। एक तो ये अप्रोच हो सकती है, ठीक है? लेकिन मैं आलसी आदमी, मैं इतना काम नहीं करना चाहता, मैं बुद्धि चला के बहुत जल्दी से इसका सीधे आंसर लिखना चाहता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये क्या है बेसिकली, ये भी तो रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट है, इज इट नॉट? अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म रिंग होता तो उसके एक्सिस सेंटर पे पॉइंट है, इज इट नॉट? तो मैं क्या करूंगा, x को 0 डाल दूंगा और मुझे पता है इसके प्लेन में ही फील्ड होने वाला है, एक्सियल फील्ड कुछ होने वाला नहीं है सिमेट्री से, इज इट नॉट? तो बस तो सेंटर ऑफ चार्ज देख लेते हैं यहाँ पे और x को 0 पुट कर देते पिछले फॉर्मूले में। समझ में आई बात की नहीं? कुछ काम नहीं करना, बस पिछले वाले फॉर्मूले में x को 0 पुट कर दो और r/q की जगह क्या करोगे, इसका सेंटर ऑफ चार्ज तो हमें ऑलरेडी पता है, सेंटर ऑफ मास याद है कि नहीं? आर्क का कहाँ पे होता है? r sin of θ/2 अपॉन θ/2, ये हमारा सेंटर ऑफ चार्ज का लोकेशन, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होता है आर्क के लिए, यूनिफॉर्म आर्क के लिए। तो बस वही किया हमने। तो क्या किया, KQ अपॉन a³, ये तो क्या हुआ, ये देखो पिछला फॉर्मूला, इसमें x को 0 डाल दो, x को 0 डालोगे तो ये KQ/a³ रह जाएगा, इज इट नॉट? स्क्वायर से 1 2 खत्म हो जाएगा, KQ/a³। तो ये तो KQ/a³ हो गया और r सेंटर ऑफ चार्ज कितना हो गया मेरा, सिंपली साइन ऑफ θ/2, हाँ a sin θ/2 अपॉन θ/2। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तो वहां पे ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, ठीक है? तो बस ये मेरे पास आ गया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात की नहीं? कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, बहुत सिंपल से हो गए, इज इट नॉट? या फिर दूसरा तरीका भी वैसे मालूम है, समझ में आया कि नहीं? जो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना है, तो टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो ज्यादातर वही तरीका मिलेगा, सारी टेक्स्ट बुक्स ऑलमोस्ट वही तरीका फॉलो करती है कि -θ/2 से +θ/2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं और इसका एक्सियल कंपोनेंट इंटीग्रेट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। तो उसके मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करना विल बी मीनिंगलेस इन जनरल, वेक्टर के कंपोनेंट्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है?
एक्स कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिना कंपोनेंट लिए कभी भी वेक्टर को इंटीग्रेट नहीं करना, मीनिंगलेस रिजल्ट आएगा, अनलेस सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तो एक अलग बात है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे क्या होगा, सिमेट्री से एक कंपोनेंट दिख जा रहा होगा ज्योमेट्री से कि ये कैंसिल हो रहा था, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अदरवाइज ये समझो कि इन प्रिंसिपल हमेशा इंटीग्रेट ही करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, स्पेशली अलग अलग डायरेक्शंस में अगर एलिमेंट्स के वेक्टर्स हैं तो बिना कंपोनेंट लिए इंटीग्रेट करना, इट विल बी लाइक एडिंग वेक्टर्स लाइक स्केलर्स, मतलब उनकी लेंथ्स ऐड कर दी, तो वो इन जनरल मीनिंगलेस होगा वेक्टर्स की लेंथ्स को ऐड करना। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, कभी कभी मीनिंगफुल हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ्स को अगर ऐड करते चले जाओगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, बट इन जनरल वेक्टर की लेंथ्स को ऐड करना विल जनरली गिव यू एन एब्सर्ड थिंग, कोई मीनिंगलेस कुछ होगा, ठीक है। तो हमेशा कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। दोनों मेथड्स क्लियर है ना सभी को, दूसरा मेथड मैंने किया नहीं है, बट आई होप दैट मेथड इज क्लियर। एलिमेंट लोगे, उसका कंपोनेंट लोगे, यहाँ पे जैसे मैंने वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से फाई एंगुलर पोजीशन पे d5 एंगुलर थिकनेस का एलिमेंट लोगे, इसकी वजह से छोटा सा फील्ड निकालोगे, तो वो उसका बाय द वे चार्ज कितना होगा, चार्ज पर यूनिट एंगल इनटू एंगल ऑफ द एलिमेंट, है ना। तो q बाई थीटा इंटू d5 ये हमारा छोटा सा चार्ज होगा। उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, k dq बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे फील्ड आएगा। उसका बाइसेक्टर के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या होगा, यहाँ पे इंटू कॉस फाई करोगे, फिर उसको उठा के इंटीग्रेट करोगे, फाई वेरिंग फ्रॉम माइनस थीटा बाई टू टू प्लस थीटा बाई टू। तो ये अपने आप बाद में करके देख लेना, क्लास के बाद में ट्राई कर लेना, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। अभी हमने रिंग के एक्सिस पे फील्ड निकाला था, अभी हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के एक्सिस पे फील्ड निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इसको थोड़ा जूम इन करता हूं मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डिस्क है, डिस्क को मैं पतले पतले रिंग्स में डिवाइड कर सकता हूँ, इज इट नॉट। यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का रिंग ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का रिंग ले लेते हैं, और इस रिंग की वजह से यहाँ पॉइंट पी पे मुझे फील्ड का फॉर्मूला पता है। क्या करेंगे, वही जो पहले रिंग के लिए फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा इसका, अगर मान लो चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू 2πr dr इस रिंग का छोटा सा चार्ज हो जाएगा, राइट। सिग्मा इंटू 2πr dr, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका एनुलस का एरिया कितना होगा, 2πx dx या 2πr dr। 2πr dr एनुलस का एरिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू 2πr dr क्या हो जाएगा मेरा, उस रिंग का छोटा सा चार्ज हो जाएगा। अब छोटे से रिंग की वजह से छोटा सा फील्ड निकालोगे, और उसके बाद इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, स्मॉल आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो टोटल फील्ड आ जाएगा। समझ में आ रही है अप्रोच, ठीक है। तो क्या लिखा, फील्ड ड्यू टू डिस्क कैन बी एस्टिमेटेड, field due to disk can be estimated by breaking it into elemental ring elements and then using the result for ring derived in previous sections for integrating over the entire disk. Consider a disk with uniform surface charge density. The element at a distance r and of thickness dr का चार्ज कितना लिखा, सिग्मा इंटू 2πr dr। ये समझ में आ रहा है ना। दस एक्सियल फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट क्या होगा, तो k चार्ज की जगह dq और x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान रखना यहाँ स्मॉल r है, ठीक है, क्योंकि रिंग भी मेरा स्मॉल r रेडियस का ही है, ओके, ठीक है, क्योंकि के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये पहले हमने डेराइव किया हुआ। तो अब बस इसमें अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी रह गया, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स, तो कॉन्स्टेंट्स को तो बाहर निकाल लिया, एक्स इज द कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना पॉइंट पी के लिए वो एलिमेंट के साथ एक्स नहीं चेंज होने वाला है। एक्स क्या है मेरा, सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस, वो थोड़ी ना एलिमेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो क्या चीज कॉन्स्टेंट है, क्या चीज वेरिएबल है, ये देखना चाहिए कि एलिमेंट वेरी करने से क्या चीज वेरी हो रही है, ठीक है। तो बस अब ये इंटीग्रेशन तो आसानी है, दिख रहा है ना, आर डी आर है, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू पुट कर लो, तो 2r dr du हो जाएगा, और वो सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। सीखा हुआ है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो भाई उसको वैल्यूज पुट करोगे, मेरे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये k जो है, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने बोला था पुट कर देंगे, जहां पे स्पेशली पाई से पाई कैंसिल होता हुआ दिखेगा, तो k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पसंद करेंगे। तो वो समझ में आ रहा है ना, 2 पाई से एक नीचे का 4 पाई खत्म हो गया, फिर ये सुंदर दिखेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मान लो मेरे को इनफाइनाइट शीट का फील्ड निकालना होता, एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट का फील्ड निकालना है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी में आर को इन्फिनिटी को टेंड करा देता हूँ, इज इट नॉट। समझ में आ रही बात की नहीं, ये डिस्क है, डिस्क मान लो इनफाइनाइट रेडियस की हो गई, तो इनफाइनाइट प्लेट जैसा बन गया, इसके सामने फील्ड निकालना, तो आर को इन्फिनिटी टेंड करा दोगे तो ये फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं,
अच्छा, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली लिटरल इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है जनरली, ज्यादातर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वेरी लार्ज को इन्फिनिट जैसा हम मान लेते हैं, इज इट नॉट? तो क्या चीज इनफाइनाइट है? तो अब सोचो, वो रिलेटिव डायमेंशन पे डिपेंड करता है। मान लो ये दीवार है सामने, लेफ्ट वाली दीवार की बात करता हूँ, तो इस दीवार से अगर तुम दूर से देख रहे हो इस दीवार को तो तुम्हें ये फाइनाइट लगेगी, लेकिन एक चींटी है जो इस दीवार के ऊपर ही बैठी हुई है उसके लिए एज गुड एज इनफाइनाइट। क्यों? चींटी का जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल है दैट इज मच मच लेस देन द डायमेंशन ऑफ द वॉल इटसेल्फ। तो जैसे इसी पिछले क्वेश्चन में मैंने आर को इन्फिनिटी टेंड कराया, मान लो आर को इन्फिनिटी नहीं टेंड कराता, मैं एक्स को जीरो टेंड करा देता, तो भी एक ही बात है, इज इट नॉट? एक्स को जीरो टेंड करा दिया तो जो डिस्क से डिस्टेंस है मेरे पार्टिकल का वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ डिस्क इटसेल्फ। तो डिस्क विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इनफाइनाइट डिस्क। समझ में आई बात की नहीं? ये रिलेटिव डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आई बात की नहीं? तो वॉल जो है प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है, अगर चींटी वॉल के ऊपर ही है तो उसके लिए प्रैक्टिकली वो इनफाइनाइट है, थियोरेटिकली बेशक फाइनाइट है। तो इन्फिनिट मतलब होता है वेरी लार्ज, ठीक है? ज्यादातर केसेस में इन्फिनिट का मतलब इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज नहीं होता, कोई मैथ्स वाला मारेगा मुझको। हाँ, इन्फिनिटी का मतलब तो इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन फिजिक्स में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो होता है वो होता है वेरी लार्ज। समझ गए कि नहीं? ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में या तो आर को इन्फिनिटी टेंड करा दो या एक्स को जीरो टेंड करा दो तो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो कोई डिस्क के बहुत पास में तो भी उसके लिए फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। फॉर दैट मैटर इट टर्न्स आउट कि ना केवल सर्कुलर डिस्क के लिए, अब इनफाइनाइट साइज की डिस्क है तो सर्कुलर हो चाहे स्क्वायर हो फर्क नहीं पड़ता, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता है। इनफाइनाइट साइज की डिस्क का मतलब कोई रेडियस से कुछ मतलब नहीं होता एक्चुअली। एनीवे बहुत दूर के जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल ही होता है फील्ड को। तो इनफाइनाइट साइज की डिस्क हो या इनफाइनाइट साइज का स्क्वायर हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनफाइनाइट डायमेंशन है तो फील्ड कितना हो जाएगा हमारा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब विड्थ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए, मतलब यानी स्ट्रिप होगी तो फिर इनफाइनाइट नहीं, इट्स नॉट एनी मोर। ये वाली डायमेंशन कंपेरेबल होगी, ये डायमेंशन भी कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, वो डायमेंशन भी कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए, बोथ डायमेंशन शुड बी वेरी लार्ज। तो इनफाइनाइट साइज का स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे तुम्हारा मतलब स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। स्ट्रिप मतलब खाली ये लेंथ इनफाइनाइट है और ये विड्थ इनफाइनाइट नहीं तो नहीं चलेगा हमारा काम, ठीक है? दोनों केसेस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इनफाइनाइट शीट का हमारा जो फील्ड है। क्लियर है सभी को? अभी अगले आइडिया पे चलते हैं हम लोग। हम निकालना चाहते हैं क्या? फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। किसी रॉड की वजह से हम फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सब लोग यहाँ पे इमेजिन करो, ये मेरे पास एक रॉड है। सब लोग देखो, मैं जूम इन कर रहा हूँ इस ज्योमेट्री पे, तो दिख रहा है सभी लोगों को? ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है? कुछ फाइनाइट डायमेंशन की रॉड है और कोई पॉइंट पी है, और मान लो रॉड की कुछ चार्ज डेंसिटी है, लेटर से लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसकी। लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर द रॉड। और पॉइंट पी पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ। और पॉइंट पी कैसे डिफाइंड है? ये लेफ्ट एक्सट्रीमिटी पे रॉड के बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और राइट एक्सट्रीमिटी पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अल्फा। तो अभी इसके ऊपर फील्ड निकालना है तो क्या तरीका होगा? तो एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट ले लेंगे, इसकी वजह से छोटा सा फील्ड निकालेंगे, और ये जो फील्ड है इसका रॉड के पैरेलल कंपोनेंट अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग से इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं? मैंने बोला था ना, फील्ड क्योंकि वेक्टर है तो कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सीधे सीधे फील्ड को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, वो तो मीनिंगलेस होगा, ठीक है? तो यही किया हमने। देखो क्या लिखा, कंसिडर अ रॉड कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ओके? We wish to find components of electric field due to this rod parallel and perpendicular to the rod at a point which subtends angle alpha and beta at its extremities. Consider an element of length dx. तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे ये dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, इसकी वजह से फील्ड कैसा आएगा? मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये मेरे पास रॉड का देखो ये दिख रहा है हमको, रॉड का एलिमेंट का जो एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड जो है ये इस तरफ है, इज इट नॉट? तो ये dx थिकनेस का एलिमेंट है तो इसकी वजह से फील्ड कितना होगा? तो सोचो अगर मेरा चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होगा कितना? वो लैम्डा इंटू dx इसका चार्ज हो जाएगा, राइट? और ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर r है तो इंक्लाइन डिस्टेंस दिख रहा है, या इंक्लाइन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r sec थीटा हो जाएगा इंक्लाइन डिस्टेंस, राइट? तो इसका मतलब क्या? इसकी वजह से जो छोटा सा फील्ड आएगा वो कितना आएगा? k लैम्डा dx अपॉन r sec थीटा का स्क्वायर, यही आएगा मेरा छोटा सा फील्ड। समझ में आ रही बात की नहीं? अच्छा, ये जो फील्ड आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंपोनेंट पैरेलल टू द रॉड आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो dx को मैंने क्या लिख दिया? अच्छा, x जो है मेरा वो दिख रहा है, x जो है मेरा r tan थीटा दिख रहा है, ये r है मेरा और ये मेरा x है, तो x इज इक्वल टू r tan थीटा दिख रहा है सभी को? x इज इक्वल टू r tan थीटा। तो इसके अंदर dx क्या हो जाएगा मेरा? dx हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है?
और डीई पैरेलल क्या है मेरा, वो डीई पैरेलल है मेरा डीई साइन थीटा के बराबर, और डी एक मिनट, दोनों जगह डी पैरेलल लिख गया गलती से मेरे से, इट शुड बी ये डी पैरेलल होना चाहिए, यहाँ पे तुम लोग ठीक कर लो नोट्स में, दिस शुड बी डीई परपेंडिकुलर, मैं अभी एनोटेटर में वर्क कर रहा हूँ तो करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, दिस शुड बी डीई परपेंडिकुलर, समझ में आई बात कि नहीं, डी परपेंडिकुलर डीई कॉस थीटा होगा, सो रीड इट एज डीई परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, अभी पहले मैं ई पैरेलल है, तो ई पैरेलल के लिए मुझे क्या करना है, रादर यहाँ पर मैंने हाँ हाँ, ई पैरेलल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल टू द रॉड के लिए यहाँ पे साइन थीटा रख दिया और उसको आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया, ठीक है, किसको, dx को। तो अब दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिंपली के लैम्डा बाय आर बचेगा और अंदर में सिर्फ साइन थीटा डी थीटा बचेगा। दिख रहा है सभी को, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, हमने थीटा वर्टिकल से राइट की तरफ ले रखा है, तो लेफ्ट में हमारे एंगल्स नेगेटिव माने जाएंगे, है ना, तो लेफ्ट में देखो तो ये एंगल कितना है मेरा, माइनस बीटा से अल्फा इंटीग्रेट होना चाहिए, इज इट नॉट, तो वही किया हमने, देखो माइनस बीटा से अल्फा तक इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फील्ड आ गया वो के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और मैंने जान के माइनस आई कैप लिखा है, ठीक है, ये पीछे की तरफ पड़ रहा है ना डीई पैरेलल, तो आगे को मैंने आई कैप लिया तो ये मेरा माइनस आई कैप में आया, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, या फिर आई कैप में लिखना है तो क्या हो जाता, के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा आई कैप हो जाता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाते दोनों तो फिर पैरेलल फील्ड जीरो हो जाता, और होना भी चाहिए सिमेट्री से, अगर अल्फा और बीटा दोनों तरफ बराबर होते तो बाई सिमेट्री हमारा फील्ड क्या हो जाता, वो जीरो हो जाता, पैरेलल वाला फील्ड। अच्छा, और परपेंडिकुलर वाले फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाले फील्ड के लिए यहीं पे साइन थीटा की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहीं पे इसी इंटीग्रेशन में साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख के इंटीग्रेट करोगे तो मेरे पास परपेंडिकुलर फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा, नोट दैट अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड इन द आई डायरेक्शन एंड बीटा इज द एंगल सबटेंडेड इन द माइनस आई डायरेक्शन, ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा जो है ये साइंड वैल्यूज होंगी, वो कैसे साइंड वैल्यूज होंगी आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा, ये ध्यान रखना, अल्फा जो है मेरा प्लस आई कैप डायरेक्शन में और बीटा मेरा माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तब मेरा ये बन रहा है, ठीक है नहीं, ओके। अच्छा, ई परपेंडिकुलर के लिए क्या किया, साइन थीटा को कॉस थीटा से रिप्लेस कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, सब कुछ तो वही रहेगा ना, बस साइन थीटा की जगह कॉस थीटा हुआ था तो इंटीग्रेशन में भी साइन थीटा की जगह कॉस थीटा डाल दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो ये हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर फील्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना अल्फा और बीटा मेरे साइंड वैल्यूज हैं, तो वो कैसे, तो यहाँ पे देखो जैसे रॉड मेरी इस तरह है और पॉइंट पी मेरा इधर पड़ रहा है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो आई कैप डायरेक्शन ये है, तो इसकी राइट एक्सट्रीमिटी पे जो एंगल सबटेंडेड है वो देखो वर्टिकल से पीछे की तरफ पड़ रहा है, इज इट नॉट, तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्फा मेरा -30 हो जाएगा, समझ में आ रही बात की नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर से अगर प्लस आई कैप डायरेक्शन में पड़ रहा होता तो अल्फा पॉजिटिव होता, परपेंडिकुलर से माइनस आई कैप डायरेक्शन में पड़ रहा है इसलिए अल्फा मेरा नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि अल्फा जो ओरिजिनल डेरिवेशन था उसमें परपेंडिकुलर से राइट की तरफ का एंगल था, इज इट नॉट, जबकि यहाँ पे राइट एक्सट्रीमिटी लेफ्ट की तरफ पड़ रही है, इज इट नॉट, तो अल्फा -30 लिखा जाएगा और बीटा तो मेरा 60 लिखा जाएगा, क्योंकि बीटा तो वर्टिकल से था ही लेफ्ट की तरफ, समझ में आई बात की नहीं, तो इसमें अल्फा -30 और बीटा 60 डाला जाएगा। और यहीं पे अगर देखो ये राइट वाली जो रॉड बना रखी है इसमें परपेंडिकुलर से अल्फा तो राइट की तरफ ही पड़ रहा है, तो अल्फा तो मेरा +60 रहेगा, समझ गए, और बीटा मेरा -30 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल डेरिवेशन में मेरा बीटा जो है परपेंडिकुलर से पीछे की तरफ पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे जो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी है वो परपेंडिकुलर से आगे की तरफ पड़ रही है। तो आई होप दिस साइंड थिंग इज क्लियर, अल्फा और बीटा जो हमारे साइंड वैल्यूज क्यों है, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लुकिंग फ्रॉम पी रॉड इज इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा, अब एक और केस है, अगर मान लो मेरे पास इनफाइनाइट रॉड है, लुकिंग फ्रॉम पी रॉड इज इनफाइनाइट इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इस तरफ भी इनफाइनाइट है और इस तरफ भी इनफाइनाइट है, देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट रॉड, मतलब इधर तो पास में दिख रहा है एंड लेकिन उस तरफ इनफाइनाइट है, उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ भी इनफाइनाइट है रॉड और दूसरी तरफ भी इनफाइनाइट रॉड है, तो अगर पी से देख के दोनों तरफ रॉड इनफाइनाइट दिख रही है तो मेरे को पता है अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, अल्फा विल ऑल्सो बी 90 डिग्री एंड बीटा विल ऑल्सो बी 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में मेरा फील्ड क्या हो जाएगा, इसी के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 हो जाएगा, तो मेरा फील्ड क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर फील्ड क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर आ जाएगा, राइट, और पैरेलल फील्ड तो बाई सिमेट्री 0 हो जाएगा, है ना, लेफ्ट एक्सट्रीमिटी राइट एक्सट्रीमिटी एंगल्स बराबर हो गए, तो मेरा पैरेलल फील्ड 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर P वर्टिकली अबव वन ऑफ द एंड्स है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है और P वर्टिकली ऊपर है,
पी वर्टिकली ऊपर है तो अल्फा बीटा में से एक एंगल 0 हो जाएगा और दूसरा एंगल मेरा 90 हो जाएगा, इज इट नॉट? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों ही मेरे के लैम्डा बाय आर के बराबर आ जाएंगे। तो पुट करके देख सकते हो फॉर्मूले में, अल्फा को 90 डाल दो, बीटा को 0 डाल दो, तो दोनों ही फील्ड्स मेरे के लैम्डा बाय आर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल फील्ड भी के लैम्डा बाय आर है, हॉरिजॉन्टल फील्ड भी के लैम्डा बाय आर है, तो इसका मतलब क्या, फील्ड वहां पे 45 डिग्री एंगल पे हो जाएगा, ठीक है? तो कोई सेमी इन्फिनिट वायर है, उसके ठीक एंड के ठीक ऊपर से देख रहे हो तो वहां पे फील्ड जो 45 डिग्री एंगल पे दिखेगा। समझ में आई बात की नहीं? पैरेलल फील्ड और परपेंडिकुलर फील्ड दोनों वहां पे बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। कोई डिस्कशन पॉइंट है क्या? तो अगले आइडिया पे चलते हैं। वो क्या है हम लोगों का, आर्क इक्विवेलेंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, लेट अस से ए बी मेरी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है। मैं प्रूव क्या करने जा रहा हूं कि इस रॉड को मैं एक आर्क से रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे? ये ए डैश बी डैश आर्क, यानी अगर ए बी मेरे पास कोई रॉड है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मेरा क्लेम क्या है कि रॉड के पॉइंट पी से रॉड की एक्सट्रीमिटीज को जोड़ दो और पॉइंट पी से रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर बोल दो। अब इस रेडियस का आर्क ड्रॉ करो ताकि वो जो एक्सट्रीमिटीज को जोड़ी है डॉटेड लाइंस, उनके बीच में ये आर्क लाई करे। तो मेरा क्लेम है कि इस वाले आर्क की वजह से जो फील्ड होगा, और इस आर्क को भी क्या चार्ज डेंसिटी देनी है, सेम लैम्डा, जो कि ओरिजिनल रॉड का लैम्डा था उतनी ही चार्ज डेंसिटी इस आर्क को भी दे दो। तो इस आर्क की वजह से जो फील्ड आएगा पॉइंट पी पे, वो एक्जैक्टली उतना ही होगा जो इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड आ रहा था। समझ गए मेरा क्लेम क्या है? प्रूफ मैं करूंगा, बट पहले क्लेम क्लियर है सभी को, मेरा क्लेम क्या है? ठीक है। तो अब इस क्लेम को प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, तो ध्यान से देखना। If AP is a charged rod having uniform charge density lambda, we can show that its field at point P will be same as generated by an arc A dash B dash having same uniform charge density lambda. The arc is centered at point P and clipped at the radial lines PA and PB. We shall show होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, तुम लोग अपने नोट्स में करेक्ट कर लो, मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं कर पाऊंगा एनोटेटर के अंदर। We shall show that field due to dx of line segment is same as field due to d theta ऑफ द आर्क। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, इस एलिमेंट, इस लाइन सेगमेंट का x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एलिमेंट लिया, तो ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा ना p पे, तो ये एंगल मान लो d थीटा सबटेंड कर रहा है, तो आर्क का d थीटा एंगल की वजह से जो फील्ड होगा वही मेरा इस dx की वजह से फील्ड होगा। तो ये भी मैं प्रूव करने वाला हूँ, ना केवल टोटल फील्ड बराबर है बट एलिमेंट फॉर एलिमेंट सेम एंगल के अंदर जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं उन लेंथ्स के फील्ड्स बराबर है, ये मैं शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? तो सोचो ये dx की वजह से कितना फील्ड होगा, इसका चार्ज तो हो जाएगा लैम्डा dx, तो k इंटू लैम्डा dx अपॉन r सेक थीटा का स्क्वायर। ये क्या वर्टिकल डिस्टेंस r है तो इंक्लाइन डिस्टेंस r सेक थीटा है, तो r सेक थीटा का स्क्वायर से डिवीजन में आएगा, राइट? तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया फील्ड ड्यू टू मेरा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये k लैम्डा बाय r d थीटा ही हो गया, इज इट नॉट? क्योंकि देखो हाँ, क्योंकि dx को मैं क्या लिख सकता हूं, तुम्हें पता है x मेरा r tan थीटा था, तो dx मेरा क्या था, r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो वही डाल दिया, dx की जगह r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डाल दिया। समझ में आया क्या किया? तो ये क्या आ गया, k लैम्डा बाय r d थीटा। तो ये तो क्या हुआ, मेरे लाइन सेगमेंट के एलिमेंट की वजह से फील्ड आया। ठीक है, अब आर्क एलिमेंट की वजह से फील्ड देखते हैं, तो आर्क एलिमेंट की वजह से फील्ड क्या होगा, तो देखो r d थीटा, आर्क एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, r d थीटा होगी ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू r d थीटा। तो आर्क एलिमेंट की वजह से क्या होगा, k इंटू लैम्डा r d थीटा, और डिस्टेंस कितना है इसका, तो r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर, तो k इंटू लैम्डा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया? अब r से r एक कैंसिल हो गया तो कितना आ गया मेरा, आर्क एलिमेंट के भी फील्ड कितना आ गया, k लैम्डा बाय r इंटू d थीटा आ गया, राइट? समझ में आया कि नहीं? तो क्या देख रहे हो कि सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल ही सेम है, इज इट नॉट? तो एलिमेंट फॉर एलिमेंट फील्ड बराबर है, ना कि पूरा, ना केवल पूरा फील्ड बराबर है बट एलिमेंट फॉर एलिमेंट भी फील्ड बराबर है। अब एलिमेंट फॉर एलिमेंट फील्ड बराबर है तो टोटल फील्ड तो बराबर हो गई, इज इट नॉट? क्योंकि हर उस एंगल के अंदर जो इंटरसेप्ट आर्क का आ रहा है उतना इंटरसेप्ट लाइन सेगमेंट का ले रहे तो बराबर फील्ड है, तो ओवरऑल फील्ड भी मेरा बराबर होगा। और ये दिख रहा है, ये केवल ऐसा नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी सेम ही है, तो इसलिए वेक्टर सम भी सेम होने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2 DE इज इक्वल टू DE प्राइम। इसको DE प्राइम लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे वापस DE लिख दिया, इसको तुम लोग अपने नोट्स में इसको DE प्राइम कर लो। ठीक है, दिस शुड बी DE प्राइम। ठीक है, और DE और DE प्राइम बराबर है हमारे। ठीक है, नहीं सॉरी, नीचे DE प्राइम ही लिखा है, सॉरी माय बैड। Thus corresponding elements of arc and line segment generate identical fields at point P. Therefore net field due to the line segment must be same as the net field due to the corresponding equivalent arc. यानी कि अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है ना केवल फील्ड बराबर होंगे, हमें डायरेक्शन इमीडिएटली पता चल गई, उसका जो आर्क इक्विवेलेंट है, आर्क की वजह से फील्ड आर्क के बाइसेक्टर पे होगा, इज इट नॉट? बोलो,
बाय सिमेट्री आर्क का फील्ड तो आर्क के बाइसेक्टर पे होगा ना, तो इसलिए मेरे को रॉड का फील्ड भी फटाफट निकालने का तरीका आ गया। रॉड का फील्ड कहां पे होगा, किसी भी पॉइंट पी पे रॉड का फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट पी से रॉड की एक्सट्रीमिटीज को जोड़ दो, एक एंगल बन जाएगा, उस एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग रॉड का फील्ड हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, किसी भी पॉइंट पी पे ये प्रूव हो गया, क्योंकि आर्क के तो बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा, बाइसिमेट्री आर्क के लिए तो आर्क के बाइसेक्टर पे ही होगा, इसलिए रॉड के लिए भी जो उसकी एक्सट्रीमिटीज पे एंगल सबटेंड हो रहा है उस एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग रॉड का नेट फील्ड होगा। क्लियर हुआ, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, बोलो। तो इस आइडिया पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है 3 रॉड से, ठीक है। रॉड की चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस रॉड की लेंथ है 4a, इस रॉड की लेंथ है 3a और नीचे वाली रॉड की लेंथ है 5a, और ऐसे मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। और मुझे क्या पूछा है, इस राइट ट्राइंगल के इन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, लैम्डा 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 की 3 रॉड्स ले रखी है हमने और लेंथ उनकी दे रखी है 3a 4a और 5a, और इसके इन सर्कल जो होगा, इन सर्कल सॉरी इन सेंटर जो होगा उसके इन सेंटर पे मुझे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये देखेंगे, तो ये जो हमने अभी किया ना आर्क इक्विवेलेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इस आइडिया से ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो थोड़ा मेहनत लगेगी, सोचना पड़ेगा कि कितना अल्फा बीटा बन रहा है हर एक रॉड के लिए, ऐड करो, लंबा चौड़ा काम है। लेकिन तुम लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने ये देखो, देखते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, इसका इन सर्कल बना लेता हूँ, इन सर्कल बना लेता हूँ और इन सेंटर में मुझे फील्ड चाहिए। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ए बी रॉड है, जो रॉड ए बी है वो इस वाले आर्क के बराबर है, इज इट नॉट, बोलो, सर्कल के इतने आर्क के बराबर है रॉड ए बी, इज इट नॉट। और रॉड बीसी किसके इक्विवेलेंट है, रॉड बीसी जो है इस वाले आर्क के इक्विवेलेंट है, इज इट नॉट। और रॉड सी ए इस वाले आर्क के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या, ये 3 रॉड्स मिलके किसके इक्विवेलेंट है, ये कंप्लीट सर्कल के इक्विवेलेंट है, इज इट नॉट। तो इन सेंटर पे फील्ड क्या आ जाएगा, अब पूरा सर्कल की वजह से तो बाइसिमेट्री इन सेंटर पे फील्ड 0 हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, तो कितना मस्त रिजल्ट है, बहुत आसानी से हमारा काम हो गया। मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पर्पस के लिए बहुत मस्त है ये रिजल्ट। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इरोडोव के अंदर एक इस तरह से क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, एक इनफाइनाइट रॉड दे रखी है, एक इनफाइनाइट रॉड है, उसके बाद फिर एक सेमी सर्कल दे रखा है और उसके बाद फिर एक इनफाइनाइट रॉड दे रखी है, और फिर पूछा क्या है, ये पूरे का चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और फिर पूछा है कि जो सर्कल सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पर फील्ड कितना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से सोचोगे तो ऊपर जो इनफाइनाइट रॉड जा रही है उसका इस पॉइंट पे जो आर्क इक्विवेलेंट आएगा वो क्वार्टर सर्कुलर आर्क आएगा। समझ में आ रहा है, इधर परपेंडिकुलर और उधर इन्फिनिटी पे, तो 90 डिग्री का आर्क आएगा, इज इट नॉट। ऐसे ही राइट वाली जो रॉड है उसका भी क्वार्टर सर्कुलर आर्क बनेगा इक्विवेलेंट। तो नीचे सेमी सर्कल है, फिर इधर क्वार्टर सर्कल है, इधर क्वार्टर सर्कल है, फिर कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है नहीं। समझ में आई बात की नहीं, जो हाफ लाइन सेगमेंट है यानी सेमी इन्फिनिट लाइन है उसके जस्ट सामने अगर देख रहे हो तो वो क्वार्टर सर्कल में कन्वर्ट होगा। समझ में आई बात की नहीं, तो क्वार्टर सर्कल एंड नीचे सेमी सर्कल, तीनों का मिला के फील्ड 0 हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, इस वाले के लिए पढ़ देता हूँ फॉर्मली। कंसिडर द एडजेसेंट फिगर, ईच रॉड कैन बी ट्रीटेड एज आर्क ऑफ इन सर्कल, दीज रॉड्स कंप्लीट द इन सर्कल बाय सिमेट्री, ठीक है, कंप्लीट द इन सर्कल, और इन सर्कल क्योंकि कंप्लीट सर्कल हो चुका है इसलिए बाय सिमेट्री फील्ड एट द इन सेंटर इज 0। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है, तो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। इसको डिस्कस आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अभी 3 इनफाइनाइट रॉड्स हैं, ठीक है। जैसे ये एक इनफाइनाइट रॉड है, ये ए बी जो है ये इनफाइनाइट है, दिखा तो फाइनाइट ही, पेज का साइज तो फाइनाइट ही होता है इसलिए इनफाइनाइट दिख रही है, बट है ये इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। तो ए बी एक इनफाइनाइट रॉड है, बी सी भी एक इनफाइनाइट रॉड है, और ए सी भी एक इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, इसके सेंट्रॉइड पे फील्ड 0 आएगा। तीनों रॉड्स की अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ए बी की भी, ए बी यानी लाइन ए बी मैं कह रहा हूँ, लाइन ए बी का भी लैम्डा है, लाइन बी सी का भी लैम्डा है, और लाइन सी ए का भी लैम्डा है। तो हमको ये प्रूव करना है जब इस तरह की ज्योमेट्री, तो इनके इंटरसेक्शन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसके सेंट्रॉइड पे फील्ड 0 होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कोशिश करना घर पे प्रूव करने की, और नहीं होगा तो फिर बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो यही वाला डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास यानी कल जो क्लास होगी उसमें आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।